बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास वैभव को इस मामले की डी नोवो जांच करने का आदेश दिया। इस पूरी चर्चा का मकसद श्रोताओं के लिए सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना नहीं है। हम ये समझेंगे कि जब एक पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था, जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव इनर्शिया या जांच की जड़ता कहते हैं, उसका शिकार हो जाए तो देश का संविधान एक आम नागरिक को न्याय दिलाने के लिए कैसे काम करता है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिव इनर्शिया शब्द इस पूरे मामले की चाबी है। जब पुलिस किसी केस की शुरुआत में ही, मतलब बिना ठीक से जांच किए ही, किसी फाइल पर आत्महत्या का ठप्पा लगा देती है ना, तो उस बड़ी नौकरशाही वाली मशीनरी की दिशा को वापस मोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, फाइलें आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो असली सच है वो वहीं पीछे छूट जाता है। तो चलिए, इस जड़ता की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझने के लिए 4 अप्रैल 2021 के उस दिन पर चलते हैं। बिल्कुल। जगह है बेगूसराय का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। वहां की वार्डन रिंकू कुमारी का शव स्कूल के फर्श पर पड़ा मिलता है। मृतका की बेटी, जो इस केस में याचिकाकर्ता भी हैं, वहां पहुंचती हैं। और यहीं पर सबसे पहला और बड़ा सुराग मिलता है। पुलिस ने जो तस्वीरें खींची थीं, उनमें एक बहुत ही अजीब बात नजर आती है। शव पंखे से लटका हुआ तो था, लेकिन शरीर पूरी तरह से बैठी हुई अवस्था में था। एक मिनट, फांसी पर लटके हुए और बैठे हुए, मतलब शरीर का निचला हिस्सा जमीन को छू रहा था? हाँ, बिल्कुल। फोरेंसिक नजरिए से यह बैठी हुई अवस्था, या जिसे हम सिटिंग पोस्चर कहते हैं, जांच का सबसे अहम हिस्सा होता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर पूरी तरह लटक जाता है। सही बात है। लेकिन अगर शरीर का कोई हिस्सा जमीन को छू रहा है या व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसे पार्शियल हैंगिंग यानी आंशिक फांसी कहा जाता है। यह स्थिति अक्सर तब देखी जाती है जब हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए एक बनावटी या स्टेज क्राइम सीन तैयार किया गया हो। अरे बाप रे! और मैंने स्रोत में पढ़ा कि शव पर काफी धूल मिट्टी भी लगी हुई थी। हाँ, शरीर पर धूल होने का सीधा सा मतलब है कि शायद वहां कोई संघर्ष हुआ था या फिर शव को फर्श पर घसीटा गया था। और एक हत्या को आत्महत्या का रूप देने के पीछे कोई ना कोई मजबूत वजह तो होगी ही। मृतका की बेटी का साफ आरोप था कि रिंकू कुमारी ने अपने परिचितों कौशल कुमार और रोहित कुमार को एक जमीन के सौदे के लिए 15 लाख रुपए दिए थे। और वो लोग न तो जमीन दे रहे थे और न ही पैसे लौटा रहे थे। बिल्कुल। और घटना वाले दिन ही पंचायत के फैसले के अनुसार वो पैसे लौटाने की बात तय हुई थी। अब कोई भी तार्किक इंसान सोच सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी और से भारी रकम वसूलनी हो और वो व्यक्ति अचानक मारा जाए, तो सबसे पहले शक किस पर जाना चाहिए? जाहिर सी बात है, उन्हीं लोगों पर जिन पर पैसे बकाए थे। मुर्दे तो अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते ना। हाँ, एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसा मकसद है जिसे देखकर पुलिस को तुरंत हरकत में आना चाहिए था। अपराध की जांच में इसे हत्या का एक बहुत मजबूत मोटिव माना जाता है। पुलिस का पहला कदम ये होना चाहिए था कि वो इन दोनों संदिग्धों को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ करे। लेकिन बीरपुर थाने के एसएचओ ने जो किया वो तो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने इन दोनों संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से ही साफ मना कर दिया। यही तो जांच की सबसे बड़ी खामी थी। उन्होंने अपनी मर्जी से एक कातिब यानी मुंशी को बुलाया, उससे अज्ञात लोगों के खिलाफ एक शिकायत लिखवाई और मृतका की बेटी से उस पर जबरदस्त दस्तखत करवा लिए। ये तो मामले को पहले ही दिन भटकाने वाली बात हो गई। हाँ, और मनोविज्ञान में इस तरह की हरकत को कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब जब जांच अधिकारी शुरुआत में ही अपने मन में एक धारणा बना लेता है कि ये तो आत्महत्या ही है, तो वो सिर्फ उन्हीं सबूतों को फाइल में रखता है जो उसकी थ्योरी को सही साबित करें। और जो तथ्य उस थ्योरी के खिलाफ जाते हैं, जैसे वो 15 लाख का विवाद या उन दोनों संदिग्धों के नाम, उन्हें वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल, वो उन्हें रिकॉर्ड से ही मिटा देता है। मतलब पुलिस ने पहले ही एक मनगढ़ंत कहानी सोच ली और अब वो पूरे केस को उसी सांचे में फिट करने की कोशिश कर रही थी। और ये सांचा सबसे भद्दे तरीके से तब टूटता है जब हम उन सीसीटीवी कैमरों की टाइमिंग देखते हैं। वो सीसीटीवी वाला पहलू तो इस केस का सबसे बड़ा झोल है। हाँ, स्कूल के मेन गेट का कैमरा सुबह 7:55 पर बंद होने का रिकॉर्ड दिखाता है। इसके ठीक 2 मिनट बाद, मतलब 7:57 और 41 सेकंड पर स्कूल का अंदरूनी सीसीटीवी कैमरा स्विच ऑफ कर दिया जाता है और वो वापस चालू होता है दोपहर 1:24 पर। मतलब पूरे 5.5 घंटे का ब्लाइंड स्पॉट। और पुलिस ने इस तकनीकी सबूत को भी अपनी आत्महत्या की थ्योरी में मोड़ दिया।
पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में ये मान लिया कि मृतका ने खुद स्कूल के ऑफिस में जाकर वो कैमरा बंद किया होगा ताकि वो छुपकर आत्महत्या कर सके, जो कि बिल्कुल ही बेतुका तर्क है। सच बताऊं तो मुझे ये तर्क बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। कोई इंसान अगर अपनी जान देने जा रहा है तो क्या वो सबसे पहले स्कूल के ऑफिस में जाएगा, वहां स्विच ढूंढेगा और सीसीटीवी बंद करेगा? कोई अपनी मौत की प्राइवेसी को लेकर इतना सतर्क कैसे हो सकता है? वही तो, ये तो साफ ऐसा लगता है जैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने सबूत मिटाने के लिए पूरी योजना बनाई हो। एक तार्किक और निष्पक्ष जांच में ये सबसे पहला सवाल उठना चाहिए था। 5.5 घंटे का वो ब्लाइंड स्पॉट कोई मामूली बात नहीं है, और इसी दौरान वहां के चपरासी अजीत कुमार बबलू की भूमिका भी सामने आती है। उस चपरासी के बयानों में भी तो बहुत विरोधाभास है ना? बहुत ज्यादा। जब उससे पूछताछ हुई तो उसके बयान लगातार बदलते रहे। एक बार तो उसने कहा कि उसे कुछ पता ही नहीं था, और फिर दूसरी बार वो कहता है कि मृतका ने उसे स्कूल आने की सूचना पहले ही दे दी थी। हाँ, और रिकॉर्ड के मुताबिक वो चपरासी दोपहर 12:30 बजे स्कूल पहुंचा था, लेकिन सीसीटीवी चालू होने के बाद करीब 1:32 पर उसे भागते हुए और लोगों को मदद के लिए बुलाते हुए देखा गया। तो 12:30 से लेके 1:32 तक, वो लगभग 1 घंटा, उस दौरान वो चपरासी क्या कर रहा था? स्कूल में आखिर चल क्या रहा था? पुलिस ने इस खाली समय की कोई पड़ताल ही नहीं की। और जब पुलिस ने सबूत जुटाने का दिखावा किया भी तो वो भी एक मजाक ही लगता है। पुलिस ने कहा कि कौशल कुमार, जिस पर 15 लाख का बकाया था, उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाला गया है। हाँ, और कहा कि वो घटना के समय कहीं और था। लेकिन मजे की बात देखिए, उसका लोकेशन किस समय का बताया गया? सुबह 8:59 के बाद का, जबकि कैमरा तो 8 बजे से पहले ही बंद हो गया था। बिल्कुल। उस 1 घंटे के गैप में वो कहाँ था, इसकी कोई जानकारी पुलिस ने नहीं जुटाई। ये एक जांच अधिकारी की बहुत बड़ी विफलता है। मतलब पुलिस सिर्फ वही डेटा सामने रख रही थी जिससे उन संदिग्धों को बचाया जा सके। और जांच की सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए, जिस रोहित कुमार पर सीधे तौर पर पैसे गबन करने का आरोप था, पुलिस ने उसे आरोपी बनाने के बजाय अपना ही अहम गवाह बना लिया। ये सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। ये तो हद हो गई ना। मतलब जिस पर हत्या का शक है, पुलिस उसी से पूछ रही है कि भाई वहां क्या हुआ था। और रोहित कुमार ने पुलिस को वही बताया जो पुलिस सुनना चाहती थी। उसने बयान दिया कि मृतका की पहले से ही आत्महत्या की प्रवृत्ति थी और वो डिप्रेशन में थी। और पुलिस ने इसे मान भी लिया। हाँ, पुलिस ने बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री, बिना किसी डॉक्टर के पर्चे या साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के मुख्य संदिग्ध के इस बयान को अंतिम सच मान लिया। उन्होंने तो कौशल कुमार का औपचारिक बयान तक दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। इसी को आप कन्फर्मेशन बायस कह रही थीं। पुलिस को सुसाइड की थ्योरी चाहिए थी और रोहित कुमार ने उन्हें वो थ्योरी दे दी। इस तरह की एक तरफा जांच के बाद पुलिस ने केस बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। लेकिन मृतिका की बेटी ने हार नहीं मानी। हाँ, उसने एक प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की और मामला निचली अदालत यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पहुंचा। अब श्रोताओं को लग सकता है कि जज के सामने तो पुलिस का ये सारा झूठ पकड़ा ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9 अप्रैल 2025 को मजिस्ट्रेट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट का तर्क ये था कि 15 लाख रुपए के विवाद के रूप में हत्या का मकसद तो मौजूद है, लेकिन हत्या का कोई सीधा सबूत नहीं है। हाँ, अदालत ने कहा कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और किसी ने आरोपियों को मृतका के साथ आखिरी बार नहीं देखा, जिसे कानूनी भाषा में हम लास्ट सीन एविडेंस कहते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, उसकी धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट सिर्फ उन्हीं मौजूदा सबूतों का मूल्यांकन करता है जो जांच एजेंसी यानी पुलिस ने पेश किए हैं। तो जब पुलिस ने जानबूझकर हत्या के सबूत जुटाए ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट को वे सबूत हवा में तो मिलेंगे नहीं ना। बिल्कुल। इसके साथ ही निचली अदालत ने मेडिकल साक्ष्यों को ही अंतिम सत्य मान लिया। हाँ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें मौत का कारण एस्फेक्सिया एज अ रिजल्ट ऑफ हैंगिंग यानी फांसी के कारण दम घुटना बताया गया था। और जो पटना मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक हेड थे, उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया कि ये पार्शियल हैंगिंग है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पार्शियल हैंगिंग आमतौर पर आत्महत्या होती है। लेकिन एक स्टेज्ड क्राइम सीन में तो कातिल किसी को बेहोश करके या गला घोटकर मारने के बाद उसे इस तरह से बिठाकर लटका सकता है ना, ताकि वो आत्महत्या लगे। एकदम सही। मतलब डॉक्टर ने सिर्फ एक संभावना जताई थी, उसने ये नहीं कहा था कि ये 100% आत्महत्या ही है। और निचली अदालत यही चूक गई। हाँ, कानून के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ एक पुष्टिकर्ता साक्ष्य होती है, जिसे हम कोरॉबरेटिव एविडेंस कहते हैं। वो खुद में कोई स्वतंत्र सबूत नहीं है।
अगर परिस्थितियां जैसे 15 लाख का विवाद, वो बंद सीसीटीवी कैमरा, चपरासी के बदलते बयान, ये सब हत्या की तरफ साफ इशारा कर रही हैं, तो सिर्फ एक मेडिकल ओपिनियन के आधार पर केस को हमेशा के लिए बंद कर देना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बिल्कुल। और जब पुलिस और निचली अदालत दोनों ने दरवाजे बंद कर दिए तो वो बेटी पटना हाईकोर्ट पहुंची। और श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि हाई कोर्ट का ये फैसला भारत के पूरे कानूनी ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल का अधिकार है, और निष्पक्ष सुनवाई तब तक संभव नहीं है जब तक कि शुरुआती जांच निष्पक्ष न हो। जाहिर सी बात है, अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? एकदम सही। अगर जांच ही एक तरफा और भ्रष्ट है तो फिर अदालत की सुनवाई सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार सिर्फ आरोपी का नहीं है बल्कि पीड़ित और पूरे समाज का भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है और निचली अदालत ने उसे मान भी लिया है, तो हाईकोर्ट उसमें दखल कैसे दे सकता है? केस तो एक तरह से बंद हो चुका है ना। इसके लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का सहारा लिया। इनमें सबसे अहम रुबाबुद्दीन शेख मामला है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? मामले ने ये तंत्र स्थापित किया कि संवैधानिक अदालतें यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। अगर ये साफ दिखने लगे कि जांच एजेंसी ने जानबूझकर सच छिपाया है या किसी को बचाने की कोशिश की है, तो अदालत दखल दे सकती है। हाँ, तो चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी ये अदालतें अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं और पूरी प्रक्रिया को पलट सकती हैं। वाह, ये तो न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने पुलिस की उस क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया। और फिर क्या हुआ? और बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास वैभव को इस मामले की डी नोवो जांच करने का आदेश दिया। डी नोवो? ये शब्द सुनने में तो बड़ा तकनीकी लगता है। इसका असली प्रभाव क्या होता है? डी नोवो एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा मतलब होता है बिल्कुल नए सिरे से। कानूनी दुनिया में ये जांच एजेंसी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा माना जाता है। मतलब कोर्ट पुलिस की पुरानी जांच को पूरी तरह से नकार रही है? बिल्कुल। जब अदालत डी नोवो जांच का आदेश देती है तो वो अनिवार्य रूप से पूरी पुलिस व्यवस्था से कह रही होती है कि हमें तुम्हारे द्वारा तैयार किए गए एक भी कागज पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उस पुरानी फाइल को कूड़ेदान में डालो और बिल्कुल शून्य से जांच शुरू करो। और वो भी एक नई टीम के साथ? हाँ, अदालत ने साफ शर्त रखी कि इस नई टीम में पुराने जांच अधिकारी की परछाई तक नहीं होनी चाहिए। ये वाकई बहुत ताकतवर संदेश है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी सोचता है कि वो एक गलत रिपोर्ट बनाकर किसी रसूखदार को बचा लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। एक बंद फाइल कभी भी हमेशा के लिए बंद नहीं होती। सही कहा। ये फैसला सिस्टम की जवाबदेही तय करता है। ये बताता है कि जांच अधिकारियों का काम किसी एक पक्ष की वकालत करना या अपनी धारणाओं को सही साबित करना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष होकर सच को अदालत के सामने रखना है। और जब वे अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम देखते हैं कि कैसे 15 लाख रुपए का एक सीधा सा विवाद, एक रहस्यमयी ढंग से 5.5 घंटे के लिए बंद हुआ सीसीटीवी कैमरा और एक चपरासी के बदलते बयान, इन सब को पुलिस की उस इन्वेस्टिगेटिव इनर्शिया ने पूरी तरह कुचल दिया था। एक ऐसा केस जिसमें मुख्य संदिग्धों से पूछताछ तक नहीं की गई और उल्टा उन्हें ही गवाह बना लिया गया। ये सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, और अगर ये मामला सिर्फ निचली अदालत तक सीमित रहता तो ये हमेशा के लिए एक साधारण आत्महत्या ही माना जाता। लेकिन उस बेटी के लंबे संघर्ष और हाईकोर्ट के संवैधानिक हस्तक्षेप ने सच्चाई को सामने आने का एक और मौका दिया है। ये सचमुच एक बड़ी जीत है। श्रोताओं के लिए ये पूरा घटनाक्रम बहुत सी बातें सोचने के लिए छोड़ जाता है। कोई भी सोच सकता है कि अगर इस केस में वो बेटी सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटती, अगर वो सिस्टम की ताकत और पुलिस के दबाव के आगे हार मानकर बैठ जाती, तो क्या होता? तो ये मौत हमेशा के लिए पुलिस के धूल खाते रिकॉर्ड रूम में दफन हो जाती। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश भर के थानों में ऐसे न जाने कितने बंद सीसीटीवी और पार्शियल हैंगिंग के मामले फाइलों में बंद पड़े होंगे। हाँ, ऐसी कितनी मौतें होंगी जिनके लिए कभी कोई प्रोटेस्ट पिटिशन दायर ही नहीं की गई, क्योंकि पीछे कोई लड़ने वाला नहीं था। सही बात है।
क्या हमारे सिस्टम में न्याय सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके पास अंत तक लड़ने की ताकत, साधन और कभी न टूटने वाला हौसला हो? जो बिना लड़े हार मान लेते हैं, उनका सच तो शायद उन फाइलों से कभी बाहर ही नहीं आ पाता। इस गहरे और चुभने वाले विचार के साथ हम आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये एक बहुत लंबा विषय है।